हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम। आज हम आपके सामने आधुनिक भारत के अगले टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के आने से लेकर के उनके जाने तक की बात करेंगे। एग्जाम्स में आने वाले एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट की बात करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स में जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं आने वाले, उन सभी को हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस कर लें ताकि आपको और किसी सोर्स की ज़रूरत महसूस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे वास्को डी गामा की, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं बार्थोलोमियो डियाज की, जो कि 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा और उसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1788 में उसको वापस जाना पड़ा, वो उससे आगे नहीं जा सका। अब इसके बाद लगभग 10 साल के बाद 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलता है और 17 मई को एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद भी आपको कई जगह मिलेगा, तो नाम में इतना ज़्यादा कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखना है। एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के मार्गदर्शन में वो 17 मई 1498 को भारत पहुंचा और पुर्तगाल से भारत आने के लिए इसने करीब 90 दिनों तक सफ़र किया। कितने दिनों? 90 दिनों तक। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली पुर्तगाली जो फैक्ट्री लगी वो आपकी 1503 में कोचीन में लगाई गई और इसको लगाने वाला कोई और नहीं था बल्कि पुर्तगालियों के साम्राज्य, उनके व्यापार का संस्थापक कहा जाने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो कि उस समय एक सिर्फ स्क्वाड्रन कैप्टन हुआ करता था। उसने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई पुर्तगालियों के द्वारा। फिर 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस डी अल्मीड़ा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, जो 1509 ईस्वी तक यहीं पर बना रहा। इसके बाद क्या होता है, अल्मीड़ा जो था वो अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता था। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला गवर्नर कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। ठीक है, ये इसकी एक बात हो गई। इसके बाद जब ये 1505 में बना तो उसके 2 साल के बाद यानी 1507 में मिस्र और गुजरात, इन दोनों के संयुक्त बेड़े ने इसे हरा दिया और इस युद्ध में इसको एक और बहुत बड़ी क्षति ये हुई कि इसके पुत्र की इसमें मृत्यु हो गई, जिससे ये बौखला उठा और इसी इंतज़ार में बना रहा कि कब दूसरा मौका लगे और वो इनको हराए और अपने बेटे का बदला ले। और ये मौका जल्द ही सिर्फ 2 साल में लग जाता है और 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने क्या किया कि आपके मिस्र और गुजरात के संयुक्त बेड़े को हराया और अपना बदला पूरा किया। अब बात कर लेते हैं 1509 की ही कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों के साम्राज्य और व्यापार को स्थापित करने वाला, उनका संस्थापक कहा जाने वाला अल्बुकर्क 1509 में भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाया जाता है और वाइसरॉय बनते ही ठीक अगले साल उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और उससे गोवा का क्षेत्र जो है वो छीन लिया। जब आप देखेंगे तो गोवा यहाँ पर स्थित है और ये आपका पूरा तटीय क्षेत्र है। पहले तो ये कोचीन में थे, केरला में, इसके बाद इन्होंने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। अब धीरे से ये क्या करेंगे, दीव पर अधिकार करेंगे, फिर दमन में अधिकार करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो पुर्तगालियों की कोशिश ये थी कि वो भारतीय तटों पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लें और बाहर से आने वाले जहाज़ों को छोड़िए, भारत के स्वयं के जहाज़ों से भी वो टैक्स या राजस्व वसूली का काम कर सकें। इसकी हम बात आगे करेंगे कि जब शाहजहां का वक्त था तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, 4 इंपीरियल जहाज़ों को कब्ज़े में ले लिया था और उसमें कई सारे मुसलमानों को भी बंदी बना लिया था। उसमें लदे हुए सारे माल पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें शाहजहां की माँ का भी कुछ
पर्सनल कह दें या उसका व्यक्तिगत कुछ सामान मौजूद था जो कि करोड़ों की कीमत रखता था उस वक्त, उसको भी इन्होंने हड़प कर लिया था। तो इससे बड़े इनके कटुतापूर्ण रिश्ते या संबंध हो गए थे आपके शाहजहां से, और फिर शाहजहां के बाद में आने वाले जहांगीर से, उसके हम बात करेंगे आगे। तो आप ये बस देखिए कि इन्होंने क्या किया कि तटीय क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। पहले कोचीन में फैक्ट्री लगाई, फिर कन्नूर में फैक्ट्री लगाई, इसके बाद में अलबुकर्क ने 1510 में क्या किया, गोवा को छीन लिया। और ये गोवा जो है उस वक्त बीजापुर साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था, और उस वक्त जो इनका शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उससे इसने 1510 में गोवा को छीन लिया। आगे बात करते हैं। 1511 ईस्वी में मलाया द्वीप पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मलक्का पर भी पुर्तगालियों ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। और 1515 ईस्वी आते आते इन्होंने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जहाँ पर से सारे जहाज़ जो है वो इंटर करते थे, वहाँ हरमुज पर भी अपना अधिकार कायम कर लिया, और बाहर से आने वाले विदेशियों को और भारतीयों को भी ये दिखा दिया कि अब हिंद महासागर पर सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का ही वर्चस्व है। हर जगह वो इधर से भी घेर रहे थे, उधर से भी घेर रहे थे, फारस की खाड़ी की तरफ से भी घेर रहे थे, ताकि कोई भी विदेशी जो यहाँ पर इंटर करे उनको बिना टैक्स दिए, उनसे बिना इजाज़त लिए यहाँ पर आ ना पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1515 में ही एक क्षति पुर्तगालियों को क्या हुई कि इनके सबसे काबिल और इनके संस्थापक कहे जाने वाले अलबुकर्क की मृत्यु हो जाती है। इससे काफ़ी इनको इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद में 1529 ईस्वी में नीनो डी कून्हा को गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है। अब जब ये गवर्नर जनरल बन के आता है तो इसने क्या थ्योरी करी कि जो राजधानी अब तक ये कोचीन हुआ करती थी केरला में, अब वो राजधानी इसने स्थापित कर ली कहाँ, गोवा में। कब? 1530 ईस्वी में। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा बनाई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नीनो डी कून्हा ने। और अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो अपने गवर्नर बनने के 1 साल बाद, यानी 1530 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर भी अधिकार कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे पूरे तट पर, ये पूरा पश्चिमी तट है, ये पूरे पश्चिमी तट पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कब? 1503 में। इसके बाद में गोवा को 1510 में इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया, और फिर अब क्या किया इन्होंने, दीव पर भी अपना अधिकार कर लिया। कब? 1535 ईस्वी में। इसके बाद 1559 क्या किया इन्होंने, दमन पर भी अपना अधिकार कर लिया, यानी पूरी पश्चिमी तट पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के मध्य समझौता हुआ और 8 वर्षीय युद्ध 1558 से लेकर के 66 तक का समापन हुआ। इसको थोड़ा समझ लीजिए। ऑटोमन एम्पायर जो था उस वक्त, वो पुर्तगालियों की इस बढ़ती हुई शक्ति से खुश नहीं था, और उस वक्त सुलेमान वहाँ के खलीफा थे। तो उन्होंने पुर्तगालियों को चैलेंज किया, उनसे लड़ाई की, और ये चाहते थे कि हिंद महासागर पर जो अरब व्यापारियों का वर्चस्व था पहले, वैसा ही बना रहे। लेकिन 1558 से लेकर के 1566 तक चलने वाले इस युद्ध ने ये फैसला कर दिया कि अरब व्यापारी अब हिंद महासागर में वर्चस्व कायम नहीं रख सकते। इसमें पुर्तगालियों की विजय हुई और 1566 में एक संधि हुई, जिसके बाद क्या हुआ, आपके ऑटोमन एम्पायर ने हिंद महासागर पर पुर्तगालियों के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। कब? 1566 ईस्वी में। खैर विश्व इतिहास का टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा इसकी भी जानकारी हो जाए, ताकि अगर आप आगे पढ़ें तो ये भी आपका उसमें काम आ जाए। ठीक है, चलिए। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को अब छकाना शुरू किया है, ये समझिए। अब देखिए क्या होता है कि आप किसी भी एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक अपना एक छत्र राज्य जो है वो कायम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, कंपटीशन से भरी हुई है। जैसे आप आजकल सरकारी जॉब को ही ले लीजिए। पहले के वक्त में क्या होता था कि विभाग के लोग घरों में जाते थे, कुंडी खटखटाते थे और लोगों से कहते थे कि चलो फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, तो लोग उनको दुत्कार के भगा दिया करते थे। ये हम अपने ही मोहल्ले की और गांव की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर के जो लोग हैं पुराने, वो बताते हैं कि खाली लंबाई देख करके हष्ट पुष्ट
शरीर देख करके बस उनको भर्ती कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उनसे ये भी नहीं पूछा जाता कि कहीं तक पढ़े हो भाई, कुछ नहीं, बस आप अगर हट्टे कट्टे हैं, हष्टपुष्ट हैं, लंबे चौड़े हैं तो बस चलिए भर्ती। लेकिन आज का दौर क्या है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वही हाल उस वक्त भी हुआ कि पुर्तगालियों ने जब एक छत्र राज्य जो है अपना स्थापित करने की कोशिश में ये लगे हुए थे, तो उसी वक्त डचों का भी आगमन हो जाता है और फिर डच इनको जो है बहुत तगड़ी टक्कर देते हैं। सबसे पहले डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया, दक्षिण पूर्व एशिया से पूरी तरह से इनको बाहर कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब ये डच जो है इंडिया में आए भी नहीं थे, ये 1602 ईस्वी में आए हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया इंडिया आने से पहले, और अपना थोड़ा सा भौकाल बनाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, अगर तुम जो है राज्य या साम्राज्य स्थापित कर सकते हो तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी तुमसे आगे रहने वालों में हैं। अच्छा, इसके बाद 1612 ईस्वी वो साल है कि जिसमें पुर्तगालियों को एक और बहुत तगड़ा झटका लगता है, जब अंग्रेज़ी कैप्टन बेस्ट इनको स्वाली के युद्ध में, जो कि सूरत के निकट है गुजरात में, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देता है। और इसी युद्ध के हराने के बाद जहांगीर इनसे इतना ज़्यादा खुश हो जाता है अंग्रेज़ों से कि इनको अनुमति दे देता कि जाओ सूरत में तुम फैक्ट्री लगाओ। जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाना शुरू की थी अंग्रेज़ों ने, 1608 से बनना शुरू हुई थी सूरत में, और उसको बनते बनते 1613 ईस्वी आ गई थी। और उससे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री लगा ली थी। लेकिन जहांगीर के उस आदेश, उस फरमान के बाद 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगाई गई, कहाँ लगाई गई, सूरत में। और जहांगीर चाहता था कि पुर्तगालियों के टक्कर में कोई एक दूसरी शक्ति आ जाए ताकि थोड़ा सा संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि जो बाहरी शक्ति ये अगर अकेले रहेगी तो ये हमें दावे रहेगी, अपनी मनमानी करेगी, और उन्होंने किया भी ऐसा। आप अगर थोड़ा सा और गहराई से इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बार मुमताज़ महल की 2 दासियों को कैप्चर किया, उन्हें बंदी बनाया, उसके साथ और उसके बाद में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। तो जहांगीर को ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी। उसी के बाद से जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच जो संबंध थे, या कहें कि मुग़ल सल्तनत के साथ पुर्तगालियों के जो संबंध थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 1612 वाला आपने देख लिया, इसको ध्यान में रखिएगा। कैप्टन बेस्ट, अंग्रेज़ी कप्तान कौन है, बेस्ट है, उसने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया और अपना वर्चस्व स्थापित करने की पहली कोशिश करी। ठीक है, आगे 1632 में कासिम खान के आदेश पर क्या हुआ, हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया। बड़ी जो है वहाँ मक्कारी मचाई हुई थी, यहाँ टैक्स वहाँ टैक्स, और जो बाहरी जहाज़ आते थे उनमें लूटपाट करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों के पतन के कारणों में से एक कारण ये भी है कि पुर्तगाली दूसरे जहाज़ों को, दूसरे व्यापारियों को लूटा करते थे। ये उनकी नीति का एक हिस्सा था, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। अच्छा, 1641 में डचों ने मलक्का द्वीप पुर्तगालियों से छीन लिया। अब देखिए, मैंने जो कहा था कि वो कॉम्पिटिशन चालू है, तो डचों ने बस अपना काम पूरा शुरू किया। पहला काम इनका क्या था, 1596 में इनको दक्षिण पूर्व एशिया से भगाना। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, 1641 में मलक्का द्वीप पर भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया, पुर्तगालियों को भगा दिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया, और 1663 आते आते मालाबार तट के, यानी इस पश्चिमी तट के जितने भी इनके दुर्ग या किले थे, वो सब की सब किन्होंने, डचों ने अपने कब्जे में ले लिए। तो इसके बाद ये तो थोड़ा सा वो इतिहास है जो इनके घटनाक्रम को बताता है कि इन्होंने कब पहली फैक्ट्री लगाई, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या चाल चल के अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी, इनको टक्कर किसने दी, और फिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों के पतन का सबसे बड़ा कारण जो था वो इनकी नीतियाँ थीं। जैसे ये धर्म के प्रति बिल्कुल असहिष्णु थे, चाहे वो भारत
देश एज अ होल की बात करें, चाहे भारत के लोगों की बात करें, ये किसी के भी प्रति धार्मिक सहिष्णु नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहली कमी। दूसरी कमी क्या थी कि ये अपनी नीति में लूटपाट को शामिल किए थे। जब इन्होंने इस पूरे पश्चिमी तट पर यहाँ आपका केरला से लेकर के दमन दीव तक अधिकार कर लिया, तो इधर जो भी जहाज़ आते थे तो उनमें वो लूटपाट करते थे। और यहाँ बाहर विदेशियों की बात छोड़िए, जो यहाँ मुग़ल सल्तनत थी उनके भी 4 जहाज़ों को इन्होंने कैप्चर किया, जिसके बाद शाहजहाँ ने जो है इनसे खासी नाराज़गी का इजहार किया कि आप एक तो आपको यहाँ पर रहने और व्यापार करने की छूट दी जा रही है, उसके बाद आप हमारा ही गला काटने में लगे हुए हैं उसमें। और इन्होंने कई मुसलमानों को बंधक बनाया और साथ में शाहजहाँ की माँ के कीमती सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अच्छा। और इनके पतन का कारण क्या रहा कि 1580 ईस्वी में इन्होंने स्पेन के साथ में क्या किया, हाथ मिला लिया। अब जैसे जैसे स्पेन का पतन शुरू हुआ, वैसे वैसे पुर्तगालियों का भी पतन शुरू हो गया। अच्छा, अब डचों के साथ में इतनी बार युद्ध होने और डचों से बार बार हारने के बाद इन्होंने क्या चाल चली, अंग्रेज़ों से अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। और इन्हीं कोशिशों का परिणाम क्या हुआ, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दी गई। कब? 1661 में। और दहेज के रूप में बम्बई दे दिया गया। समझ रहे हैं? आजकल का दहेज नहीं है, ये उस वक्त का जहेज है कि एक तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वह तो तुम दूसरी जगह पर व्यापार कर रहे हो और उसी दूसरी जगह पर तुम मार धाड़ करके उनकी जगहों पे कब्जा कर रहे हो, और कब्जा करने के बाद में उन जगहों को दहेज में बांटते फिर रहे हो। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंडिया के लोग कितने सीधे थे कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, दुश्मन भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब इन्होंने तो हद कर दी कि बम्बई जो है दहेज में दे दिया। कब? 1661 में। किसको दिया? चार्ल्स द्वितीय को। किसकी शादी हुई? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, पुर्तगाली शहजादी की या राजकुमारी की। अच्छा, अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया ये समझ लीजिए। चार्ल्स द्वितीय ने पूरा बम्बई का क्षेत्र क्या किया, ये कंपनी को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर दे दिया। 10 पाउंड ओनली, 10 पाउंड किराए पे पूरे बम्बई को कंपनी को दे दिया कि ठीक है, जाओ ऐश करो, आराम से व्यापार करो, 10 पाउंड हमें दो, बाकी तुम्हारा। ठीक है, अच्छा। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि 1580 में स्पेन के साथ जो ही इन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, वैसे इनका भी पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। अब इस पतन को रोकने के लिए और डचों से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने क्या चाल चली, चार्ल्स द्वितीय से अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की 1661 में शादी कर दी, और साथ में बम्बई जैसा एक बड़ा व्यापारिक स्थल किनको दे दिया? अंग्रेज़ों को दे दिया। ये अपने को बचाने के लिए बहुत भारी गलती कर बैठे। क्यों? क्योंकि फिर आने वाले समय में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेज़ों ने बनाई और इनके बाद में उन्होंने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित कर लिया। इसको आप भूल भी कह सकते हैं और एक आप राजनीतिक या कूटनीतिक चाल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा। एक और पॉइंट हम क्या देख लें, ये भी आप ध्यान में रखिए कि पुर्तगाली ऐसी यूरोपीय शक्ति है जो भारत में सबसे पहले 1498 में आई, और इसके बाद में सबसे आखिर में 1961 में इन्होंने गोवा से अपने अधिकार को छोड़ा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, कोशिश ये किया कीजिए कि जैसे जैसे बताया जाए आपको तो वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स बना लिया कीजिए। उसके बाद फुर्सत में बैठ करके फिर उनको जो है लॉन्ग नोट्स में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, इसके बाद 2-3 बार वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पुर्तगालियों की बात करी, उनके आने से लेकर के जाने तक की, उनके बीच में कैसे किससे संबंध रहे उसकी भी बात करी। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन हो और हम आप तक नई जानकारी, नए टॉपिक्स के साथ में हाजिर होते रहें। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।